हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड पाथफाइंडर में। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक्चुअली हमने फाइंड किया था एचसीएफ और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। हमने जाना था कि किस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किसी भी दिए गए नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था ट्री स्ट्रक्चर का, जहां पर हमने जो भी अननोन नंबर थे लाइक ए बी सी एंड डी, उसके नंबर्स को हमने फाइंड आउट किया था। जिन बच्चों ने भी मेरे लास्ट क्लास कल का अटेंड नहीं किया था वो जाके मेरा वो वीडियो देखें, उनको वो वीडियो मेरा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक प्रॉब्लम कुछ ऐसा है डेट प्रूफ करना है हमें कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों, पहले के हमारे कुछ क्लासेस हैं जिसमें हमने काफी बातें डिस्कस की हुई है, लाइक इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। मेरा सबसे पहला क्लास रियल नंबर का, जिसमें मैंने इन सारे टॉपिक के ऊपर में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो बच्चों, अगर आपको इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना, तो आपका जो बेसिक फंडा है ना वो पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर वो बेसिक फंडा आपको क्लियर नहीं है, वहां थोड़ा भी डाउट है, तो इस वीडियो को आप यहीं पे स्टॉप करो, जाके मेरा जो पहले वाला वीडियो है, सबसे पहले वाला वीडियो रियल नंबर का, उसको जाके आप सबसे पहले देखो। तो पहला वाला वीडियो आपने खत्म करा रियल नंबर वाला, सेकंड वीडियो आपको खत्म करना है, मैंने को प्राइम नंबर बताया हुआ है, को प्राइम नंबर के ऊपर मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हुए हैं, उनको जाके आपको खत्म करना है। तो दो टॉपिक कवर करना है, दो टॉपिक कवर करने के बाद आपको आके ये वाला वीडियो मेरा देखना है। आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारा है ना, इसका सोल्यूशन कुछ ये बुक में जैसा लिखा है मैंने वही लिख दिया है, मैंने कुछ भी अलग यहाँ पे किया नहीं है। बुक के जो चीजें हैं वहां पे मैंने उसको वहां से उठाया, यहाँ पे आके मैंने छाप दिया है, पर ये ना मेरे समझ में नहीं आ रही है, बाउंस हो रहा है। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले एज्यूम कर रहे हैं कि √3 जो है एक रेशनल नंबर है। हमको प्रूव करना है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो भाई ऐसा क्यों करें, हम क्यों माने? तो ऐसी बहुत सारी बातें, इनको मैं पढ़ा तो मेरे कुछ समझ में नहीं है, मेरा बाउंस गया। मुझे पता है आपका भी बाउंस गया होगा। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन बच्चों कंडीशन वही है कि आपको पहले मेरा रियल नंबर वाला जो क्लास है वो देखना है, और को प्राइम नंबर का जो क्लास है ना वो देखना है, क्योंकि ये दोनों ही कंसेप्ट का यहाँ पर यूज होने वाला है, और फिर आपको समझ में आने वाला है कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या है ना, यहाँ पे इसको जानने से पहले ना कुछ बेसिक सी बातें जो मैं यहाँ पे आप सबको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, वो आप जानिए। ठीक है, अच्छा, हमको ना पता है रेशनल नंबर पता है, रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या जाना था कि रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू, मैं यहाँ पे क्यू के बदले ना आर लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यू लिखो या आर लिखो, हमको समझना है, एक्चुअली हमारे समझ में आना चाहिए। ठीक है, किताबों में जो लिखी हुई भाषा है वो हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने अपने समझ के जो हमारे पावर है ना उसको पूरा बंद करके ब्लॉक करके रखा हुआ है। हमको सोचना है कि ये प्रॉब्लम को हमको करना है कैसे, हमारे अंदर थॉट प्रोसेस जनरेट होना चाहिए। अगर हमने सोचना स्टार्ट कर दिया है ना, तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है ही नहीं जिसका सोल्यूशन हम कर नहीं सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, हम क्या जानते हैं, Q जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। यहाँ पे Q क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, P और Q क्या है, इंटीजर है। P और Q क्या है, इंटीजर है, INTGER। ठीक है, इंटीजर है। ओके, अच्छा, और क्या है, और P और Q क्या होता है, यहाँ पे को प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या पाया हमने यहाँ पर क्या देखा ना, एक वर्ड आया है को प्राइम। हमको ये जानना है, हमको को प्राइम नंबर को अच्छे से जानना है। बच्चे मेरे वीडियो जब जाइए देखिए को प्राइम नंबर के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है वहां पे को प्राइम नंबर। यहाँ पे फिर भी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आती है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आती है जाइए जाके मेरे वो वीडियो को आप देखिए। ठीक है, पहला को प्राइम नंबर, दूसरा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, हाँ, ये सारे मिलके रेशनल नंबर बनते हैं। ठीक है, तो अब इंटीजर तो सारे बच्चे जानते हैं कि इंटीजर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। कुछ ऐसा अगर हो तो इसको हम बोलेंगे कि ये इंटीजर है।
ठीक है, ऐसा कुछ। अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो न्यूट्रल होता है, जीरो न्यूट्रल होता है। ये हमने जाना, ये हम जानते हैं इंटीजर के बारे में। ठीक है, अभी हमें क्या जानना है, ये कोप्राइम नंबर क्या होता है भैया। तो हम कोप्राइम नंबर को जानते हैं, हम फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, चीजों को फिर से जानते हैं। कोप्राइम नंबर मतलब क्या, P बाई क्यू, जिसमें P और Q कोप्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है, मान लिया कि P का वैल्यू 6 है और Q का वैल्यू 8 है, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? हाँ, ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन कब होगा, जब इसका कोप्राइम नहीं होगा, मतलब सॉरी, जब ये जो दो नंबर है ना 6 और 8, ये कोप्राइम नंबर होगा। अब ये कोप्राइम नंबर कब होगा, कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है, जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो, जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो। बच्चे ऐसा नहीं है, एक फैक्टर हो ऐसा नहीं है, जिसका फैक्टर कोई नहीं होता, सिर्फ एक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1/3, अभी इसका कोई फैक्टर नहीं है। या फिर 5/3, 5/3 का जैसे एग्जांपल के लिए ना, एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं ना, एक एग्जांपल लेता हूं 5/3 का। 5/3 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into 1। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 1। तो अब इन दोनों नंबर में ना कॉमन सिर्फ एक ही आ रहा है, वो है 1, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो जिस किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आए, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, क्योंकि 1 तो सब में आता है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, वो होगा कोप्राइम नंबर। मतलब 5/3 जो है ना, यही होगा कोप्राइम नंबर। मतलब कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, और नहीं काट सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर यही 5/3 25/3 हो जाए, 25/3 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, 25/9 हो जाए, तो क्या ये कोप्राइम नंबर है? ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ये क्यों नहीं है बच्चों, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर निकलेगा। कैसे निकलेगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 को हम कैसे लिखेंगे, 5 into 5। ठीक है, 9 को कैसे लिखेंगे, सॉरी मैं ये यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 25 को 5 into 5, ठीक है। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 into 3। 9 को हम कैसे लिखेंगे, 3 into 3। अब बच्चों आप इसमें एक चीज देखो ना, इसमें कॉमन, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन है? ऊपर 5 है, नीचे 3 है, कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, 1 तो आएगा ही। तो ये क्या हो गया, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है 1 को छोड़ के। तो मैंने जब इसके पहले बोला था कि 25/9 कोप्राइम नंबर नहीं होगा, अगर मैंने ऐसे बोला वो गलत बोला ना, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर कोई आ ही नहीं रहा है 1 को छोड़ के। तो 25/9 क्या हो गया, ये कोप्राइम नंबर हो गया। लेकिन हमारे पास अगर ऐसा हो 16/12, तो ये क्या कोप्राइम नंबर है? अब देखेंगे कैसे, पहले चेक करेंगे इसका फैक्टर क्या है। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, 12 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। अगर हम 12 को फैक्टर निकालें ना, तो ये आएगा 6 और ये आएगा 3, मतलब 2 into 2 into 3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये वापस से 2 आ रहा है। अभी ऊपर में यहाँ पर 2 बार 2 है, यहाँ 3 है, मतलब कॉमन नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 into 2, जिसको हम HCF भी बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या निकला, 2 निकला, 2 बार 2 निकला, और 1 तो यहाँ पे भी आएगा ही, 1 तो आएगा ही। 1 तो हमेशा सब नंबर में कॉमन फैक्टर होता है। तो अल्टीमेटली इसके कितने फैक्टर हुए हैं, 1 को लेके अगर देखे तो 3 हुए, 1 को छोड़ के अगर देखे तो 2 हुए। तो हमको हमेशा 1 को छोड़ के ही देखना है, 1 कंसीडर करना ही नहीं है, हम बोलने के लिए बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इसके फैक्टर कितने हुए, 2। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कोई फैक्टर ना हो। जैसे 3/5 है कोप्राइम नंबर, कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो फैक्टर निकल रहा है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ये कोप्राइम नंबर कब होगा, जब हम इसको कट करेंगे। इसको कट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 8
ये हो जाएगा 6। अगर हम 2 से कट करते हैं तो ये वापस से होगा 4, ये वापस से होगा 3। अभी क्या आ गया, अभी आ गया 4/3। अभी ये टोटल क्या है 4/3। तो ये जो 4/3 आया है ना, अब इसको चेक करते हैं। 4 का मतलब क्या है 2 × 2, 3 का मतलब क्या है 3 × 1। अब यहाँ कुछ कॉमन है क्या, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर एक ही चीज कॉमन आ रहा है क्या 1। अगर यहाँ भी 1 लेते हैं तो अगर 1 कॉमन आ रहा है मतलब इसका कोई फैक्टर कॉमन निकला क्या, 1 को छोड़ के नहीं निकला। तो अगर कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई दूसरा नहीं निकल रहा है तो हम बोलेंगे वो कोप्राइम नंबर है। मतलब 4/3 ये क्या हो जाएगा, ये कोप्राइम नंबर हो जाएगा, ये होगा कोप्राइम नंबर। लेकिन 16/12 यहाँ से ये जो चीजें हमने अभी डिस्कस किया है, ये वाला यहाँ से हमने क्या पाया 16/12 कोप्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर है ना, क्या है ये 2 × 2 मतलब 4, 1 तो कॉमन आएगा ही। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि कोई भी नंबर कोप्राइम नंबर हम तब बोलते हैं जब उसका कोई कॉमन फैक्टर ना आए। अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है मतलब वो कोप्राइम नंबर नहीं है। हम उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हम उसको और काटेंगे। काटने के बाद जो सबसे छोटी वाली नंबर आएगी ना, छोटी वाली नंबर जहाँ पे वो अब कटेगा नहीं, वहां पर जाके हम बोलेंगे कि ये कोप्राइम नंबर है। आपको समझ में आ रहा है ना, छोटा वाला नंबर जो कटे ना, जो कटेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए 4/3 छोटा वाला नंबर है किसका 16/12 का, अब नहीं कटेगा। लेकिन 16/12 कट रहा था तो उसको हम कोप्राइम नंबर नहीं बोल रहे थे, कटने के बाद जो नंबर आया उसको कोप्राइम नंबर बोल रहे थे। तो कोप्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कोप्राइम नंबर का कंसेप्ट यही हो गया कि जो नंबर का एक भी फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर नहीं मतलब एक भी फैक्टर ना हो, ये बात गलत हो जाएगी। फैक्टर्स तो निकलेंगे पर दोनों नंबर को मिलाकर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर नहीं निकलेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश किया हूँ कवर करने का, फिर भी समझ में नहीं आया ना तो आप जाके मेरा कोप्राइम नंबर वाला वीडियो देखिए, वहां पे मैंने प्रॉब्लम में सॉल्व किया हुआ है, आपको पक्का समझ में आएगा। और रियल नंबर का भी वीडियो देख देखिए। तो हमने यहाँ पे क्या क्या जाना, हमने जाना कोप्राइम नंबर, हमने जाना इंटीजर और हमने जाना रेशनल नंबर। ठीक है, हम नोट करके यहाँ लिख लेते हैं। हमने क्या जाना, रेशनल नंबर जो होता है आर जो होता है वो p/q होता है, जहां पर q की वैल्यू 0 के बराबर, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। और p और q जो है वो कोप्राइम नंबर होता है, ये हमारे दिमाग में रखना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों अब यहाँ पर क्या दिया गया है ना कि हमको प्रूफ करना है कि √3 जो है ना एक इरेशनल नंबर है। पता है हम हमारे बचपन में छोटे में हम क्या करते थे, हम क्लास 7 में क्लास 8 में हमको कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता था तो हम क्या करते थे कि मान लिया कि इसका वैल्यू x है, पहले हम मानते थे, पहले हम कंसिडर करते थे, इसके बाद हम एक रिजल्ट पे आते थे। तो मैथ की दुनिया, गणित की दुनिया एक ऐसी दुनिया है ना बच्चों जहां पर हमें पहले कुछ पता नहीं होता, हम पहले चीजों को मानते हैं, मान के चलना स्टार्ट करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमने माना वो सही माना या गलत माना। अगर हमने सही मान लिया, हमने जो माना वो सही है तो हमको एक नया फंडा मिलता है, हमको एक नया फॉर्मूला मिलता है। और हमने जो भी माना है वो गलत है तो हमको वहां से समझ में आता है कि हमने जो कोई प्रोसेस किया है वो गलत है। तो यहाँ पर √3 को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, अभी अब √3 का जो भी वैल्यू होता है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सपोज करो √3 का समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी वैल्यू होता है, तो अब आप सोचोगे कि हम प्रूफ कर देंगे इसको कुछ इस तरीके से। मतलब रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर, अगर मान लो ऐसा कुछ दिया गया है 2 4 5 6 7, अगर ऐसा कोई रिपीटिंग नंबर दिया गया है तो हम इसको लिख करके बता देंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये तो पहले से ही हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, हमने पढ़ाई किया था ना रियल नंबर वाले चैप्टर में। अब हमको प्रूफ करना है कि ये क्यों नहीं है इरेशनल नंबर, तो इसको प्रूफ करने का जो बेसिक तरीका है ना उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। तो सबसे पहला क्या है ना, हमको मानना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि हमने लेट किया क्या, √3 जो है एक रेशनल नंबर है। हमने मान लिया पहले कि √3 एक रेशनल नंबर है। अब क्या होगा, या तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि √3 रेशनल नंबर सच में है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि √3 रेशनल नंबर है तो फिर ये जो इरेशनल वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रूफ करो कि √3 इरेशनल नंबर है, ये गलत हो जाएगा। मतलब √3 रेशनल नंबर है
लेकिन अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि √3 जो है ना वो रेशनल नंबर नहीं है, तो भैया अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि √3 रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है ना, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है, हमको पहले मान लेना है। हमने मान लिया कि √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, हमने उसको प्रूफ किया गलत, खुद को प्रूफ किया गलत। हमने बोला भैया √3 जो है वो रेशनल नंबर है, हमने ऐसा माना, हमने इसको सॉल्व किया, हमने पाया कि भैया √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल है, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि हम कैसे करना है हमें। तो मैंने सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको किताब में आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। हाँ, क्योंकि बुक के अंदर तो आपको मिलेगा, पर बुक के अंदर में ये खुलेगा नहीं आपका, ये खुलेगा मेरे साथ आएंगे आप जब तक। आइए, तो पहला क्या है, हमने मान लिया कि √3 जो है ना एक रेशनल नंबर है। तो अगर हमने √3 को रेशनल नंबर माना है तो √3 मतलब क्या हो गया, p/q। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जिसको हम लोग लिख सकते हैं बटे के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो √3 अगर रेशनल नंबर है मतलब √3 बराबर p/q, जहां पर q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी और p और q जो है वो को प्राइम नंबर होगा, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और p और q जो है वो इंटीजर भी होगा, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या देख रहे हैं ना, ये जो √3 है ना, p/q का टोटल आ रहा है √3 फॉर्म। हमने बोला कि भैया जो रेशनल नंबर होता है, हमने क्या क्या बोला, हमारा पहला पॉइंट क्या है कि q के बराबर, q की वैल्यू 0 के बराबर होगी। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि p और q जो होगा वो इंटीजर होगा। तो भाई अगर p और q दोनों इंटीजर है ना, तो इंटीजर p/q के फॉर्म में रिजल्ट जो आएगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा ना। जैसे अब कोई भी एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर मतलब क्या, माइनस वाले टर्म से लेकर के 0 से लेकर के प्लस वाला कोई भी टर्म। तो चलो मैंने क्या मान लिया कि p का वैल्यू जो है ना वो बराबर है -2 के और q का वैल्यू जो है ना वो बराबर है 5 के। तो p/q क्या हो जाएगा, p/q क्या हो गया, -2/5। अब अल्टीमेटली -2/5 क्या है, -2/5 जो है वो इंटीजर ही तो है ना। -2/5 जो आया वो क्या हुआ, -2/5 इंटीजर ही तो हुआ ना, रेशनल नंबर का इंटीजर। ठीक है, 2/5 मतलब क्या, रेशनल नंबर, माने p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिस चीज को। ठीक है, इंटीजर ही है ना, माने -2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। ऐसा तो नहीं है ना कि √3 के जैसा। अब जैसे √3 मतलब क्या, √3/1, लेकिन √3 क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है ना, ये तो इंटीजर नहीं है। √3 तो इंटीजर नहीं है, और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि √3 एक रेशनल नंबर है, मतलब √3 बराबर p/q, और p और q क्या है, इंटीजर है। p और q अगर इंटीजर है तो मतलब √3 और 1 भी इंटीजर होना चाहिए, पर √3 तो इंटीजर नहीं है। तो हम पहले √3 को इंटीजर करेंगे, कैसे, अगर हम √3 को स्क्वायर कर दें। अगर हम √3 को स्क्वायर कर दें तो ये जो रूट वाला टर्म है ये और स्क्वायर मिलकर एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये आएगा 3, और 3 क्या है, 3 एक इंटीजर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा सेकंड फंडा क्या है, हमारा सेकंड फंडा है कि हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर। अब p/q का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, p/q का स्क्वायर मतलब p²/q²। अब √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3, मतलब 3 बराबर p²/q²। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं, और p² इक्वल्स टू, अगर हम इस टर्म को यहाँ पे लेके आए, मतलब कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम सामने पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, 3q²। मतलब कि ये इस पार था, हमने इसको इस पार ले आया। ठीक है, दो रास्ते हैं, एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, हमने उसको बोला तो यहाँ पे आ जाए, ऐसे कुछ हमने यहाँ पे किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही होता है। ठीक है, हम ऐसा ले आए। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम एक टर्म देख रहे हैं, वो टर्म कुछ ऐसा है ना, 3q²। इसको समझना है हमें। हाँ, हम इसको समझते ही, हम अगर 3q² को समझ गए ना तो और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों, 3q² का मतलब क्या होता है,
कि 3 का मल्टीपल क्यू जो है ना वो 3 का मल्टीपल है। अब इसका मतलब समझिएगा, 3q²। मान लिया कि q का वैल्यू 2 है, मान लिया कि q का वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये जो 3 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, इसको हम लोग 3 से तो भाग दे सकते हैं ना, हम इसको 3 से भाग दे सकते हैं। हम अगर 3 से गुना कर सकते हैं तो हम इसको 3 से भाग भी दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम ये टर्म को रखते हैं, बाकी को इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे हमको इसकी जरूरत है, ये चाहिए हमें। हाँ, अब समझना इधर। मान लिया एक एग्जाम्पल, हमने एक नंबर लिया 4, ठीक है। क्या 4 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? 4 से पहले हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 6 का। 6 को क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। 6/3 कटेगा, बराबर आएगा 2, पूरा कट गया, ठीक है। मतलब पूरा कटने वाला डिवाइड, ये नहीं कि डेसिमल में आंसर आ रहा है, पूरा कट जा रहा है। क्या 3 से कट जा रहा है? क्यों? क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब 3 इंटू 2 को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ वाला टर्म और यहाँ वाला टर्म 3 में कट जा रहा है ना। अब 3 इंटू 2 का मतलब क्या है? ये है कि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। मैंने मेरे लेमा वाले क्लास में इस चीज के बारे में बताया हुआ है कि नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर को अगर हम कंसिडर करते हैं 3 के नंबर में, तो हम पाते हैं या तो वो नंबर 3 का मल्टीपल है, या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। जाकर चेक करिए, आप उस वीडियो को देखिए। जिस बच्चे ने ये वीडियो देखा नहीं है, बच्चे आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर फिर समझ में बहुत अच्छे से नहीं आएगा अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है। एक एक करके मेरे वीडियो को देखना है। पहले रियल नंबर देखो, फिर जाके लेमा का वीडियो देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो, फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को देखो, फिर कोप्राइम को देखो, फिर जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसको देखो, फिर उसके बाद मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसको देखो, फिर मैं ये करा रहा है उसको देखो। तो एक एक करके आपको सारा देखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ? 6 क्या है? 3 का मल्टीपल है। तो अगर 6 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का मल्टीपल का कोई भी फॉर्म का नंबर हो, m के जगह पे कुछ भी हो, वो 3 से डिवाइड किया जा सकता है। अब m के जगह पे हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। यहाँ पर 4 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है ना। 4 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम, डेसिमल में वैल्यू आएगा, कटेगा नहीं पूरा। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल हो और यहाँ पर m की वैल्यू 4 हो, मतलब अगर हम यहाँ पर m के बदले में 3m के बदले में m की वैल्यू अगर 4 हो तो 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। ये भी नंबर तो 3 से डिवाइड आराम से हो जाएगा ना बच्चे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 4 तो डिविजिबल नहीं है 3 से, लेकिन अगर मल्टीपल के फॉर्म में 4 आ रहा है ना, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो डिविजिबल है। तो अल्टीमेटली 3 का मल्टीपल, ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 का मल्टीपल। अब अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 से ये भाग हो जाएगा। अब अगर ये 3 से वाला, ये वाला भाग 3 से हो रहा है पूरा, तो ये बराबर बोल रहा है p स्क्वायर के, ये तो बराबर बोल रहा है p स्क्वायर के। तो अगर ये वाला टर्म 3 से भाग हो जा रहा है तो ये वाला टर्म भी तो 3 से भाग हो गया ना बच्चों। मतलब p स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। तो हमने यहां से क्या पाया? हमने यहां से ये पाया कि अगर 3 का मल्टीपल मतलब 3 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, मतलब p स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। p स्क्वायर को हम 3 से भाग दे सकते हैं, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मानते हैं कि p का वैल्यू है 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या है? ये बटा 3। अब ये मतलब 6 गुना 6 क्या? 6 का स्क्वायर मतलब क्या? 6 इंटू 6 बटा 3, ठीक है। तो अब ये अगर काटते हैं इसको तो कट गया ना बच्चों। मतलब अगर हम सिर्फ एक 6/3 लेते हैं तो ये तो कट गया ना, 3 में 6। मतलब कि अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, p स्क्वायर मतलब क्या? अगर p की वैल्यू 6 है, मतलब 6 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो सिर्फ p भी तो डिविजिबल है ना, क्योंकि p स्क्वायर का मतलब क्या है? p इंटू p का वैल्यू अगर 6 है, मतलब इसका मतलब क्या है? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो मतलब क्या है कि p स्क्वायर अगर 3 से भाग लगता है, p स्क्वायर को अगर 3 से भाग हम कर सकते हैं, तो मतलब क्या p को भी 3 से भाग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या पाया? हमने यहां पे क्या पाया? हमने यहां पे पहला पॉइंट क्या पाया
कि P जो है उसको हम लोग भाग कर सकते हैं, हम P को भाग कर सकते हैं, ठीक है, भाग कर सकते हैं किससे? 3 से, ठीक है। हमारी भाषा में लिखना है, वो लंबा चौड़ा भाषा में जाना नहीं तो समझ में नहीं आता है। P इज डिविजिबल बाय 3, वही चीज है ना, इसको जो मैंने लिखा है हमारी भाषा में, P को 3 से भाग कर सकते हैं, P इज डिविजिबल बाय 3, समझ में जिसमें आता है उसको आप लिखिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमने पहला पॉइंट पाया कि P जो है वो 3 से विभाजित है, भाग कर सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर यहां तक प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो को यही पॉज करिए, आगे नहीं देखना है, फिर से वापस से वीडियो रिपीट करिए। प्रॉब्लम आ रहा है फिर से रिपीट करिए, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाके मेरे वीडियोस को देखिए, रियल नंबर वाला, को प्राइम नंबर वाला। आपके को प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके इंटीजर्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके रेशनल नंबर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो हमारे पास अब यहाँ पे डाटा क्या था, पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। हमारे पास ये एक डाटा है। अच्छा, हमको एक और चीज हमको क्या मिला था कि p जो है वो 3 का मल्टीपल है। अभी थोड़ी देर पहले हमको मिला था, हमने जो भी प्रोसेस फाइंड आउट किया था ना, हमने पाया था कि p स्क्वायर जो है, p जो है वो 3 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने ऐसा कुछ भाग दिया था, इसके बाद ये कुछ आया था, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर आया था। तो यहाँ से हमने क्या पाया था कि p स्क्वायर जो है, p जो है वो 3 का मल्टीपल है, हमने ये पाया था। अब देखो हम 3 से डिवाइड करते हैं 3q स्क्वायर को, सो 3 डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, लेकिन 3 प्राइम नंबर है, मतलब p जो है 3 से डिविजिबल है। p अगर 3 से डिविजिबल है, मतलब p को हम अगर 3 से भाग दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि p 3 का मल्टीपल है। p अगर 3 का मल्टीपल है तभी तो हम इसको 3 से भाग दे रहे हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या आया, p इक्वल्स टू 3m। अब इसी को हम यहाँ पुट करेंगे, p के बदले में 3m पुट करेंगे, इसका स्क्वायर है पहले से, बराबर 3q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 9m स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 3q स्क्वायर आएगा। अब ये यहाँ पर कटेगा तो क्या आएगा, 3m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब यहाँ पे रुकना, अब ये जो आया ना, ये इसको समझना है। अभी इसको समझते ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। ये वाला जो टर्म है ना 3m स्क्वायर, ये वापस से डिविजिबल है किससे, 3 से। तो अगर ये वाला टर्म 3 से डिविजिबल है, मतलब q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, तो हमारे पास एक और टर्म क्या आ गया, हमारे पास एक और टर्म आ गया कि q स्क्वायर को हम भाग दे सकते हैं 3 से। अगर q स्क्वायर को हम 3 से भाग दे सकते हैं, मतलब q को भी 3 से भाग दे सकते हैं। मतलब हमने क्या देखा कि q जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है। ऊपर में हमने क्या पाया था, p को 3 से भाग दे सकते थे, नीचे में हमने क्या पाया, q को भी 3 से भाग दे सकते हैं। तो हमने टोटल क्या पाया कि p और q दोनों ही 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। मतलब p और q तीनों दोनों ही 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, मान लो p का वैल्यू 6 है और q का वैल्यू 9 है, मतलब p को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3, और q इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3। अब अगर p को 6 लिया ना हमने, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, तो ये तो 3 से भाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है। q हमने लिया यहाँ पर 9 मतलब 3 इंटू 3। अब ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 एक फैक्टर है, ठीक है। तो जब p और q दोनों ही 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 3। अगर इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर 3 आ गया तो क्या p और q को प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि को प्राइम नंबर तब होगा जब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा 1 को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका 1 कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन साथ में एक और कॉमन फैक्टर आ गया, वो है 3। तो p बाय q का एक और कॉमन फैक्टर आ गया क्या, 3। तो p बाय q का अगर कॉमन फैक्टर 3 आ गया तो इसका मतलब है p और q जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। अगर p और q को प्राइम नंबर नहीं है तो p और q कभी भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर p और q एक रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या हुआ, वो इरेशनल नंबर हुआ। हमको प्रूव यही करना था ना बच्चे, √3 को प्रूव करो कि वो इरेशनल नंबर है। कितना आसान है। अब इसी को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई, अब इसी चीज को आपको अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखना है। चलो मैं ये आपके लिए एक बार रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। देखो
यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, मैंने पहले ही माना। तो √3 अगर रेशनल नंबर है मतलब √3 मतलब क्या, p/q के फॉर्म लिख सकते हैं, जहां पर p/q क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अगर p/q इंटीजर है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या है, p/q जो है वो कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर ना हो, ना हो मैंने लिख दिया है। आपको अगर ये दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो आप नोट बना लीजिए, इसमें लिख लीजिए। समझ में नहीं आ रही है, जाके मेरे कोप्राइम नंबर वाला जो मैंने आप सबको बताया हुआ है उसको जाके वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर ना हो। तो अब अगर हम एक चीज क्या देख रहे हैं, p और q इंटीजर है, लेकिन √3 तो इंटीजर नहीं है, √3 इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है माइनस वाले टर्म से लेकर के 0 से लेकर के प्लस वाले टर्म, रूट वाले टर्म इंटीजर नहीं होते हैं, तो हमको इसको पहले इंटीजर में लाना पड़ेगा। तो √3 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कट के आएगा 3, और 3 एक इंटीजर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग किया तो इसका स्क्वायर ये आया, p/q का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा 3, तो हमने यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, अच्छा इसके बाद p²/q² ऐसे ही आएगा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, यहाँ पे ये आ गया p² = 3q²। अब यहाँ पर जो लाइन लिखी है ना, ये वही लाइन है जो मैंने तब से यहाँ पर समझाया है कि 3q² जो हो 3 से डिविजिबल है, अगर मतलब p² भी 3 से डिविजिबल है, और अगर p² 3 से विभाजित होता है मतलब p भी होता है, मतलब p को 3 से भाग दे सकते हैं। इस लाइन की मीनिंग ये आया। अब अगर p को हम 3 से भाग दे सकते हैं तो मतलब क्या है, p जो है वो 3 का मल्टीपल है, तभी तो भाग दे सकते हैं 3 से। समझ पा रहे हैं ना बच्चे? अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मुझे। तो p = 3 आया, मतलब 3 का मल्टीपल। अब इस वाले मल्टीपल वाले फॉर्म को हमने इस इक्वेशन में डाला, इस इक्वेशन में डालने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो ऐसा कुछ आया, 3m² = q²। यहाँ पे हमने देखा कि 3m² जो है वो 3 से विभाजित है, अगर वो 3 से विभाजित है मतलब q² भी 3 से विभाजित है। अगर q² 3 से विभाजित है मतलब q भी 3 से विभाजित है या फिर डिविजिबल है। अगर q 3 से डिविजिबल है, ऊपर हमने पाया कि p 3 से विभाजित है या डिविजिबल है, और q भी है, मतलब p और q जो है 3 से विभाजित हो जा रहा है, 3 से भाग दे पा रहे हैं, मतलब p और q का कॉमन टर्म आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, वो है 3। 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर आ गया 3। अगर 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर 3 आ जा रहा है तो p और q को प्राइम नंबर नहीं हुआ। अगर p और q को प्राइम नंबर नहीं हुआ तो कभी भी ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का कंडीशन ही है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और p और q को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर तभी होगा जब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। यहाँ 3 आ गया, मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब रेशनल नंबर नहीं है। अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो ये जो यहाँ पर लाइनें लिखी गई है ना, इसका वही मतलब जो मैंने भी आपको बोला है, तो वो क्या हुआ, वो इरेशनल नंबर हुआ। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इरेशनल नंबर है। हमने माना कि इरेशनल था, पर हम अपने आप को प्रूफ कर नहीं पाए, हम गलत साबित हो गए। हम गलत साबित हो गए, हमने खुद को गलत साबित कर दिया यहाँ पे। तो हमने क्या पाया लास्ट में कि भैया हम गलत हैं, सही क्या है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। कैसा लगा बच्चों वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर अभी भी डाउट है तो मुझको आप कमेंट करिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने का। ये वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको सही समझ में नहीं आता है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं फिर से रिपीट करता हूं, रियल नंबर मेरा जो चैप्टर है नंबर 1 रियल नंबर चैप्टर, नंबर 2 आपको जाकर देखना है को प्राइम नंबर वाला जो चैप्टर है वो, और इसके बाद इसके लिए आना है ये तीसरा। 3 वीडियो आपको देखना है, और तब तक देखना है पहले वीडियो को जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो। वहां पर आपको रेशनल नंबर जानना है, वहां पर आपको इंटीजर जानना है, वहां पर आपको को प्राइम नंबर जानना है। को प्राइम नंबर को और अच्छे से जानने के लिए को प्राइम नंबर के वीडियो में जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हुए हैं आपको उसको जानना है। जब आप ये चीजें जान जाएंगे तो ये चीज आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। जो बच्चे इंटेलिजेंट है और मेरी बात समझ रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट करिए, मैं उनको कोशिश करूंगा और बेहतर ढंग से समझाने का। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा है, और अगर आपको ये समझ में आया है तो बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर ये आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचेगा जिनको इस वीडियो को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही ऐसे बच्चों का हेल्प कर पाएंगे जिनको इस तरह के वीडियो चाहिए।
और अगर आपका कोई दूसरा क्वेरी है या फिर आपको किसी भी दूसरे वीडियो के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी भी दूसरे कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने डाउट कमेंट करिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं उस आपके डाउट को क्लियर करूं। चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में हमारे अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।